वेलकम टू केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज। जैफकेन द्वारा ये प्रस्तुत केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज में आज पुनः हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और आपकी सीबीएसई की बुक यूनिट 2 में सॉल्यूशंस में किस प्रकार से ये प्रस्तुत किया गया है और टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में अब हमको अपनी पुस्तक के अनुसार पुनः अध्ययन करना जरूरी होगा। अब आप देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस से संबंधित पहले भी हम वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं और उसका लिंक यहाँ पर ये दिया जा रहा है। कृपया हमारी सुझाव है कि इसको जरूर आप देखें और उसके बाद फिर अपनी पुस्तक से भी अध्ययन करें कि ये किस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए, आपकी पुस्तक में कैसा दिया है। फिगर 2.10 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कि दो कंटेनर्स हैं और ये कंटेनर एक कॉमन ट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसमें बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है हमको अच्छी तरह से मालूम है। इसकी विशेषता यह होती है कि इससे केवल सॉल्वेंट के अणु पास हो सकते हैं, निकल सकते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, किंतु सॉल्यूट के अणु इससे पास नहीं हो सकते। छिद्रों का आकार या छेद बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अब इस कंटेनर में, जिसको कि हम बीकर भी कह सकते हैं, जो कि एक कॉमन ट्यूब से जुड़ा हुआ है, एक तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन के कुछ वॉल्यूम है और उतना ही वॉल्यूम सॉल्वेंट का दूसरे तरफ लिया है, दूसरे कंटेनर में। तो क्या होगा, पहले सॉल्यूशन और सॉल्वेंट पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब है, केवल एटमॉस्फेरिक वातावरण का दबाव है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं पीएटीएम। पीएटीएम के द्वारा इसको दर्शाया गया है। लेकिन जब ये सॉल्वेंट के कण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा सॉल्वेंट के कण सॉल्यूशन की ओर जब निकलते हैं तो यहाँ एकत्रित होने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर भी अधिक हो जाता है। दोनों के वॉल्यूम में अंतर होने से सॉल्वेंट की तरफ का वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि यहाँ से सॉल्वेंट निकल रहा है और इस तरफ का वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन की साइड का वॉल्यूम है, वो बढ़ता जा रहा है। तो जिससे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले था और अभी भी है, लेकिन दाब कुछ इस तरफ अधिक हो जाता है और उस दाब को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जिसको कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू एच रो जी, हाइट, जितनी ऊंचाई पर सॉल्यूशन यहाँ बढ़ गया और सॉल्यूशन की डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं जो कि बहुत जरूरी है यहाँ पर, और उस पर यह है कि अगर कुछ एक्सेस प्रेशर लगाया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अतिरिक्त और प्रेशर अगर लगाया जाए सॉल्यूशन साइड पर, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे और यह अतिरिक्त प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा लगाया जाता है उसको हम पाई के द्वारा दर्शाते हैं। पाई, पाई ग्रीक लेटर है, उसके द्वारा हम दर्शाते हैं और ये अतिरिक्त प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो अतिरिक्त प्रेशर लगाया जाए उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और जब ये अतिरिक्त प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की ओर पास होना या निकल जाना बंद कर देते हैं, रुक जाता है उनका। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से ये कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, इस पर निर्भर नहीं करते। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब ये तो हमको मालूम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की विशेषता ही यही होती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हमने ये देखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और सी क्या है, सी सॉल्यूशन का सांद्रण है। सांद्रण का मतलब
N2 by V, number of moles dissolved, divided by the volume, number of moles dissolved per liter of the solution. That is the concentration in moles per liter. तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू N/2 VRT। अब चलिए इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर अगर W2 grams of the solute dissolved है, जिसका कि मोलार मास M2 है, सल्यूट का मोलार मास अगर हम मान लें कि M2 है और W2 ग्राम्स स्मॉल लेटर W उसमें घुला हुआ है, तो N2 क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो M2 की जगह हम लग सकते हैं W2 by M2, और V तो है ही है, तो V को अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो पाई V विल बी इक्वल टू W2RT अपॉन M2। ये एक सरल सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है मैथमेटिक्स के अनुसार। पाई V इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2। R is gas constant and T is the temperature in absolute scale or in Kelvin। So ये भी एक अच्छा सूत्र है जिसके हम कई बार इसको उपयोग करते हैं, या इससे हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं सल्यूट का। जो सल्यूट सॉल्यूशन में है उसका हम मॉलिक्यूलर वेट इस प्रकार से निकाल सकते हैं, by simplification of this equation 2.41 M2 is equal to W2RT upon V। अब अगर हमें वेट मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट तो हमें मालूम है ही है, बाइंडेड टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो हम ऑस्मोटिक मॉलिक्यूलर मास बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, हम आपको पुनः याद दिलाते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के द्वारा भी हमने मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का निकाला है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हम उसी प्रकार से निकाल सकते हैं सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें विशेषता ये है कि हमको जिस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसको हमें गर्म नहीं करना पड़ता, ठंडा नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत से सल्यूट ऐसे होते हैं जैसे कि पॉलीमेरिक मटेरियल्स हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाते हैं, या उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो उसकी मोलैलिटी के अनुसार सॉल्यूशन बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम उसका ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर का निर्धारण करें, और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के बाद फिर हम इस सूत्र के द्वारा उसका मोलार मास भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमिन मोलार मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स। प्रोटीन का मोलार मास बहुत ज़्यादा होता है, पॉलीमर्स भी ज़्यादा मोलार मास वाले होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़े अणु हैं उनका मोलार मास निकालना इससे ऑस्मोटिक प्रेशर की विधि से सरल हो जाता है। The osmotic pressure method is an advantage over the method as pressure measurement is around the room temperature and molarity of the solution is used instead of molality। मोलैलिटी का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, मोलैलिटी नहीं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful। सवाल आता है, प्रश्न आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि इस सल्यूट का किस प्रकार से मोलार मास निकालेंगे। तो हियर द टेक्निक इज यूजफुल फॉर बायोमॉलिक्यूल्स which are not stable or you can say unstable, डिकम्पोज हो जाते हैं अधिक तापमान पर, या उनकी विलेयता बहुत कम होती है। तो इसकी विशेषता ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा मॉलिक्यूलर मास निकालने की क्या विशेषता है, क्या उपयोगिता है, ये भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।